का काम था AQIS का। जी हां, ये जानकारी मैंने आपको दी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। अब जरा भारत में हुए बड़े आतंकवादी हमलों की एक लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आऊं, देखिएगा। घटना नंबर 1, 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 13 धमाके, 257 मौतें, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 93 का वो दर्द हम आज तक नहीं भूल पाए। घटना नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट, सिलसिलेवार धमाकों में 46 लोगों की मौत हुई। इन आतंकवादियों ने हमें बहुत चलनी किया है, हमारा बहुत नुकसान पहुंचाया है। जी हां, घटना नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत क्रूशियल। 2000 का मामला, 36 सिपोरा नरसंहार, कश्मीर में 36 सिखों की हत्या की, यहां भी बहुत नुकसान हुआ। जी हां, घटना नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ, श्रीनगर में आतंकी हमला, 36 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे, जिसमें कुछ जवान भी शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के। जी हां, अगली घटना 2001 संसद पर हमला, 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ, 9 सुरक्षाकर्मी इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए और कुछ लोग मारे गए। अगली घटना, घटना नंबर 5 दर्शकों, 2002 कालूचक, जम्मू के सैन्य परिसर में हमला हुआ, 36 लोगों की मौत हुई और कई भारतीय जवान शहीद हुए। ये घटनाएं पढ़कर, देखकर, सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं दर्शकों। इन आतंकवादियों ने हमें बहुत जख्म दिए हैं। घटना नंबर 7, 2002 अक्षरधाम मंदिर पर हमला, गुजरात में आतंकी हमला हुआ, 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पीहड़, खतरनाक आतंकवादी घटनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं। घटना नंबर 8, 2005 में ये दर्शकों, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट कैसे कोई भूल सकता है। दिवाली से पहले बाजारों में धमाके हुए, 59 मारे गए, करीब 200 जख्मी हुए। आपको याद होगा सरोजिनी नगर धमाकों में परखच्चे उड़ गए थे लोगों की बॉडी। घटना नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट होता, 2006 में सिलसिलेवार धमाके होते हैं, सीरियल ब्लास्ट, 180 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। बहुत लंबी सूची है, ये सूची खत्म नहीं होगी। 2006 में आते हैं, वाराणसी में ब्लास्ट होता है, मंदिर और रेलवे स्टेशन के पास धमाके, 28 से ज्यादा मौतें हुई। संकट मोचन मंदिर में भी धमाका हुआ, जहां बहुत सारे लोग मारे गए। दर्शकों चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है इस गंभीर मसले पर चर्चा के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात हम कर रहे हैं, वो भी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र कर रहा है और मान रहा है कि अलकायदा के जरिए ही इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया। स्वागत कीजिए मेजर जनरल सुधाकर जी का। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ फॉर्मर डीजीपी उत्तराखंड सरकार अशोक कुमार जी हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। एनके सूद साहब आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, एक्स रॉ ऑफिसर हैं, बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत मसरूफ थे, फिर भी आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। मेजर नदीम शेख मेरे साथ तस्वीर में आपको दिख सकते हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एक्स आर्मी पर्सनल हैं और फिलहाल बच्चों को तालीम दे रहे हैं, प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में करने जा रहा हूं जनरल साहब से। जनरल साहब, यूएनएससी ने भी मान लिया कि जो लाल किला धमाका हुआ उसमें अलकायदा का हाथ था, GQIS का हाथ था, AQIS का हाथ था, और इसके बावजूद पाकिस्तान बार बार किसी भी तरह की संलिप्तता को नकारता रहता है। यूएनएससी तो भारत का नहीं है सर, लेकिन उसने कह दिया ना कि ये पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान से बैठकर ऑपरेट हो रहा था, अलकायदा के आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। बिल्कुल, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं, और जिस तरफ आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया है फैक्ट्स एंड फिगर्स के तहत, ये बहुत ही सराहनीय है। बधाई हो, और मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब लोगों को मैं शुभकामनाएं और मेरे तरफ से बधाई। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को आज के दिन में भी, हालांकि बांग्लादेश में काफ़ी रूप और रंग बदलने लगे हैं, इस कॉरिडोर अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉरिडोर को विश्व का कहा जाता है कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो यहाँ पे अल कायदा का जन्म काफ़ी पहले हुई थी, जब वो मुजाहिदों को लेके आए थे कहाँ पे, अफगानिस्तान में, सोवियत यूनियन को फोर्सेस को धकेलने के लिए, और धीरे धीरे वहाँ से शुरू होके, हम ज़्यादा उसके इतिहास के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये इतना हाईलाइट करूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट हुआ है, ये 2014 को, सितंबर 2014 को, अल जावारी जब उनके चीफ थे, तो उन्होंने एक इतला किया था उस समय। उनसे पहले ओसामा बिन लादेन ने कोई बार 1999, 97 और 99 के बीच में कोई बार उन्होंने अनाउंस किए थे कि हिंदुस्तान में वो जिहाद फैलाएंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल हुए नहीं।
2014 को ये अल जवाहिरी जो उन्होंने अनाउंस किए कि सर। AQIS का जो पैदाश था, उनका सर। मुद्दा एक था। वो मुद्दा क्या था कि जो सिविल गवर्नमेंट और जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को नाकारा करेंगे, सिविल गवर्नमेंट के खिलाफ इनकी लड़ाई होगी और एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का जो कैलिफेट, जैसे कैलिफेट कही है या उनके प्रभाव कही है, ये बढ़ना चाहिए। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसे जो देशों को जोड़ के वो एक अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। लेकिन आज तक रिकॉर्ड में ये दिल्ली ब्लास्ट के अलावा मेरे नॉलेज और विचार के मुताबिक अल कायदा का इतना हिंदुस्तान के अंदर प्रभाव नहीं हुआ है, कोई सक्सेस हुए नहीं है। एक चीज लेकिन मैं उभर के आता है, चाहे पाकिस्तान कुछ कहे ना कहे, आई एम कन्विंस्ड इसमें आईसिस का कोऑर्डिनेशन है। हालांकि अल कायदा और आईसिस ये दोनों संस्था दे डोंट सी आई टू आई, ये उनका जो जानी दुश्मन है ऑन आइडियोलॉजी ऑन मल्टीपल इश्यूज। लेकिन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा और अल कायदा, इनका रिपोर्ट काफ़ी सारा आया है। जब मैं सर्विस में, तब मैं खुद ही डील किया हूँ जम्मू कश्मीर में। ये तीनों संस्था के बीच में आपसी बहुत मेल मिलाप हुआ करता था, ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस लॉजिस्टिक बेसिस प्लस डिजिटल कनेक्टिविटी, और उनका जो फंड रेजिंग है ज्यादातर स्लीपर सेल्स के साथ जुड़े हुए होते थे। अभी लश्कर ए तोयबा का अदर नेम इज द रेजिस्टेंस फ्रंट, इनके साथ अलग अलग नाम से अलग अलग ग्रुप बनते जा रहे हैं। ये सब जुड़े हुए हैं ये सब। तो कोई भी हरकत होता है, अलकायदा हालांकि एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन इसके साथ वी शुड नॉट फॉरगेट इसमें जैश ए मोहम्मद का भी हाथ हो सकता है और लश्कर ए तोयबा। हालांकि लश्कर ए तोयबा ये एक्सपेडिशनरी अटेम्प्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ताज होटल को ऊपर किया उन्होंने 26/11 को। इसी तरह और जैश ए मोहम्मद का आता है ये क्रॉस बॉर्डर, पठानकोट और आपका जो जम्मू के पास जितने सारे हुए हैं आपने जो लिस्ट आउट किए हैं, ये सब। लेकिन तालमेल है इनका, कोऑर्डिनेशन जरूर है। बैक टू यू अमित। ऑलराइट सर, एनके सूद साहब के पास जा रहा हूँ। सर, आपने तो बहुत सारे ऑपरेशंस देखे हैं, लीड किए हैं इस तरह के ऑपरेशंस में। लाल किला धमाका को लेकर 7,500 पन्नों की जो चार्जशीट एनआईए ने फाइल की सर, उसमें पहले प्राइमा फेसी उन्होंने कहा कि अलकायदा का किया हुआ ही काम है। हमने पाकिस्तान से भी इस बारे में बात की तो पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि हमारे यहाँ कोई अलकायदा एक्टिव नहीं है, हमारे यहाँ कोई अलकायदा नहीं है, ये कोई और आतंकवादी संगठन होगा, आपके पास पूरा पुख्ता जानकारी नहीं है। अब तो यूएनएससी ने भी कह दिया सर, अब क्या सबूत चाहिए? यूएनएससी कोई भारत की संस्था तो है नहीं। बिल्कुल सही बात। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो आपका रेड फोर्ट अटैक है, इसके अंदर जो रिपोर्ट आई है यूएनएससी की, वो है हाँ। AQIS, और उन्होंने कहा इसको प्रॉपर्ली इसने अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया बांग्लादेश के अंदर, यानी कि बांग्लादेश इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। और इस टाइप पे ये भी कहा है कि इस टाइप के और भी अटैक इंडिया के अंदर प्लान हो सकते हैं नियर फ्यूचर के अंदर। और आपको एक बात बता दूं कि शेख हसीना को जब पावर से निकाला गया था अगस्त 2024 में, तो उसके बाद से जब मोहम्मद यूनिस पावर में आए, तो ISI, MIT यानी कि टर्किश इंटेलिजेंस और CIA वहाँ पे पेनिट्रेट किया और बहुत एक्टिव हो गए थे वहाँ पे। और साथ में हमास के लोग भी जो आपके इजराइल के डर से भागे थे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने उनको भी यहाँ पे सेटल कर दिया था। तो आज यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा एक्टिविटी चल रही है अंडरवर्ल्ड की और साथ में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। लेकिन इसीलिए आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे और भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे हरकत उल अंसार है बांग्लादेश, और साथ में जमात इस्लामी जिसको पाकिस्तान की ISI कंट्रोल करती है। लेकिन इसी चीज को डील करने के लिए हमने भी एक बहुत अच्छे स्टेप लिए, यानी कि हमारे रॉ के चीफ पराग